मौसम के पारे के बीच राजस्थान की सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ने वाला है और इस बीच ईडी की एंट्री के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। चुनावी मैदान में भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दिए जाने के बाद सियासत ने जोर पकड़ा है और इस बीच विधायकों को अब लग्जरी बाड़े तक ले जाया जा रहा है। हालांकि यहां तक तो ठीक था, लेकिन ठीक ऐसे समय में ईडी और सीबीआई की एंट्री पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया। बन चुका है, सबको मालूम है। राजवाड़ी में भी हमारे लोग मिले हैं, हल्ला होंगे ईडी करने जा रही है एमएलए के साथ। अभी भी टीवी मारा, इतना आतंक मचा रखा है। राज्यसभा के चुनावी समीकरण में कांग्रेस ने भी चौसर बिछा दी है। 4 में से 3 सीटों पर दावा करने वाली कांग्रेस की शह और मात पर नजरें टिकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पहले पार्टी ने रणनीति के तहत पार्टी से दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं किया और फिर निर्दलीय को समर्थन देकर समीकरण पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को चुनावी मुहिम में कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा दिख रहा है। साथ ही पूनिया ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा है, तो पुलिस को लगा रखा है अपने लोगों की जासूसी में, दूसरी पार्टी के लोगों के फोन टैपिंग में, उनकी जासूसी में, उनके मूवमेंट पर। और अभी तत्कालीन कई घटनाएं आपको पढ़ने में सुनने में मिलती होंगी। पूरा फोकस इस तरीके से, पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर राजस्थान में आज जंगल राज है। उच्च सदन की चुनावी मुहिम में रणनीति भी हाई लेवल की है। ऐसे में चुनाव में रोचक मोड़ आ गया है। हालांकि इस बीच ईडी और सीबीआई की एंट्री पर कांग्रेस ने केंद्र पर एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। देखना होगा कि 10 जून को सियासी चौसर में किसको जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर बात करेंगे राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के रण की। तो अब बिसात बीत चुकी है और सहमात का खेल भी शुरू हो चुका है। 2 दिन के कांग्रेस के नव संकल्प फॉलोअप कैंप के बाद, फॉलोअप इस वजह से है कि 13 से 15 तक उदयपुर में जो संकल्प शिविर हुआ, उसका फॉलोअप में सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस अपने स्तर पर उसके क्या क्या गाइडलाइन है वो नीचे तक उतार सके, ये ब्लॉक लेवल तक जाएगा और उसके लिए शुरू किया है। लेकिन वहीं से संकल्प के साथ साथ ही इसमें राज्यसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है और उसके साथ ही बाड़ेबंदी शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही संकेत दे चुके थे नामांकन के दरमियान ही 31 मई को कि विधायक खुद चाहते हैं कि बीजेपी वाले उन्हें फोन कर करके तंग कर रहे हैं, लिहाजा हमें एक जगह बैठा देना चाहिए, वहां लेकर के एक जगह हमें चाहे प्रशिक्षण दें। खैर चलिए, लेकिन यही सिलसिला बीजेपी का भी होगा। बीजेपी साफ कह चुके हैं कि 5 जून को हमने इस तमाम विधायकों को जयपुर बुलाया है और वहीं से अगली रणनीति तय होगी। क्या निर्देश मिलते हैं, साफ है कि वो बाड़ेबंदी होगी। लेकिन सतीश पूनिया साफ कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी कांग्रेस करते हैं, हम केवल प्रशिक्षण देने के लिए बुलाते हैं। तो चले, लेकिन इसके मायने क्या है, रोचक मुकाबला कहा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि एक एक वोट को साधने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। लेकिन अब क्या टारगेट 3 कांग्रेस कंप्लीट कर पाएगी या फिर बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा कांग्रेस के खेल को बिगाड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो चले, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अरुण शर्मा साहब कांग्रेस से हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, यूं अगर देखें तो बीजेपी से आप 3 सीट गेन करेंगे, अगर तीसरी सीट भी आप निकाल लेते हैं तो 2 भी जीतते हैं तो घाटा बीजेपी को 2 सीट का सीधा राज्यसभा चुनाव में हो रहा है, क्योंकि ये चारों सीट जो खाली हो रही हैं ये बीजेपी की हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपकी है, संख्या बल का हिसाब आपके पास में है। उस लिहाज से आपका दावा है कि हम तीनों सीट जीतेंगे, क्योंकि आपका कहना है कि 126 मत हमारे साथ में है। तो चलिए, बीजेपी के मंसूबे कामयाब हो पाएंगे आपके ऑपरेशन को फेल करने में? योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस काफी हाई ड्रामा और सस्पेंस भले ही इस समय बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस तीनों सीट कंफर्टेबली बिना किसी रोक टोक के, बिना ट्विस्ट एंड टर्न के जीत जाएगी। इसमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए। उसका पूरा अभी जो पास बिहेवियर है पिछले 3-3.25 साल के सारे विधायकों का, वो भी देखा जा सकता है। हाँ, जरूर हमारा जो मुकाबला है वो कमाल के लोगों से है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में ये महारत हासिल की है कि जनमत कुछ भी हो, जनादेश कुछ भी हो, अगर इनकी निगाह पड़ जाती है कि ये सरकार हमको बदलनी है या हमारी बनानी है, तो अपने भारत के नक्शे पे 6-7 पद चिन्ह इनके दिखाई देंगे आपको, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इवन महाराष्ट्र में भी जो प्रयास किए गए, 4 बजे प्रेसिडेंट को उठाया गया, 6 बजे गवर्नर को उठाया गया, 8 बजे 2 दिन की देवेंद्र जी की सरकार रही। ये सारे प्रयास सबके सामने हैं, किस तरीके से हवाई जहाजों से एमएलए इधर से उधर किए जाते हैं, फिर आप उनको बाड़ेबंदी कहते हैं। बेशक कांग्रेस कोशिश करती है कि ये सारे अभियान इस तरीके के फेल हो जाएं। आज के घटनाक्रम में भी आप देख रहे होंगे, रात के 12 बजे एक निर्दलीय एमएलए को सीएमआर के बाहर निकलते ही हाईवे पे रोक के कोई छोटे मोटे कार्यकर्ताओं, योगेंद्र जी, तो भी हमारे समझ में आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी जाते हैं, उनसे 1 घंटे बात करते हैं, फिर वो किशनगढ़ जाके सूचना देते हैं, सर मेरे को तो खतरा है, मेरे को बंदोबस्त किया जाए, मैं अभी भी कांग्रेस के साथ हूं। और वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कैंडिडेट भी गजब का सुनहरा कैंडिडेट लाए योगेंद्र जी। ये सुभाष चंद्र जी
पिछली बार हरियाणा से राज्यसभा का सांसद का चुनाव जीते थे और वो जीतना अपने आप में कमाल का चमत्कार था। 14 कांग्रेसी एमएलए के वोट इनवैलिड हुए। पता लगा शाही का रंग बदल गया है। किसने वो पेन बदला, क्या हुआ, वो केस आज भी कोर्ट में है, सेटल नहीं हुआ है। तो इस तरह से तो ये पहले जीते थे। कुल 10वीं या 12वीं कक्षा पास व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन में शायद अच्छे ब्रेक मिले तो एक एम्पायर खड़ा कर लिया। एक चैनल है इनके पास, अटूट पैसा है और सिर्फ उसके दंभ पे ये राजस्थान आके कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। हालांकि बीजेपी पहले कह चुकी थी कि बीजेपी 2 उम्मीदवार खड़े करेगी, लेकिन बाद में इन्होंने स्थिति को समझ के, आफ्टर ऑल राजस्थान में कितनी हार झेली। चलिए अरुण जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास में। मनीष जी कुछ सवाल तो खड़े किए हैं अभी अरुण शर्मा साहब ने, लेकिन 2 चीजें और सामने आ रही हैं कि राज्यसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा में है कि एक विधायक को सीबीआई का नोटिस मिला है, दूसरे को ईडी का मिला है। तो ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों से दबाव डला करके राज्यसभा चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। ये आरोप कांग्रेस का है। नहीं, बात तो ये है कि ये बहुमत नहीं है, पूरा 100 आदमी नहीं जीते थे कांग्रेस पार्टी के। तो ये शुरू से ही है कि 5 आदमी 6 आदमी उधर से ले आए बसपा से और 2 बीटीपी से, 3 ऐसे करके उन्होंने सरकार बना रखी है। तो इसके कारण दिक्कत तो है ही। अगर ये बहुमत की सरकार होती तो सब होता ही नहीं, तो सबको लगता है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं करी, कोई काम नहीं करा और एक निर्दलीय को समर्थन इसलिए दिया कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। तो उसमें सुभाष चंद्रा जी पहले भी राज्यसभा के गरिमामयी सांसद रहे हैं। उनका जो आचरण है वो सब अच्छा था और उन्होंने काम किया मीडिया के जगत में। तो जो 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है उसको समर्थन दे रही है भाजपा। इसमें बीजेपी का इतना ही रोल है। भारतीय जनता पार्टी दूसरा उम्मीदवार नहीं लड़ा रही है, तो अब ये तो इन पे निर्भर करता है। निर्दलीय जो लोग सरकार को समर्थन देते रहते हैं वो चाहे तो निर्दलीय को समर्थन दे सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। और इसलिए करता है क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ वहां है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार घनश्याम तिवारी जी को बनाया ही है, इसलिए ये कोई इतनी बड़ी लब्बो लुभाव की बात यही है। दूसरी बात यह है कि जो डेमोक्रेसी की बात है उसमें सबका अपना हक है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक कम जीते, इसलिए सरकार से बाहर मजबूत विपक्ष में बैठी है और 14 विभाग ज्यादा जीते इसलिए सरकार बना रखा है। लेकिन जनता तो ये पूछ रही है कि ये जो सीएम हाउस से बस लगती है उसमें लोग बैठते हैं जाते हैं, ऐसा मंजर आम हो गया है। 4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 गए तेरे बिन। पहले उस कोरोना काल में चले गए थे बाड़मेर में, यहाँ पे कोई एक दिल्ली रोड पे वहां समोसे कोफ्ते चल रहे थे, मांगने के डांस चल रहे थे, अब फिर चलेंगे। तो लोग ये पूछते हैं कि एक साबुन की बट्टी तक विधायक देने नहीं आया कांग्रेस का, और बीजेपी वाले कोरोना काल में ट्रक भर के सामग्री बांट रहे थे। तो ये जो डिफरेंस तो दिखाई है लोगों को। अब ये जो बार बार बसें भर रहे हैं, वही सीएमआर वही उसमें ही बसें भरती है, वहीं से रवाना होते हैं। पहले मानेसर चले गए 15 आदमी, तो ये इस पे दिल्ली रोड पे एक होटल में गए, फिर साले मोहम्मद की होटल थी वहां पे जैसलमेर, उसमें चले गए। तो ये मंजर क्या हो रहा है सबने देखा। फिर इन्होंने रघु शर्मा जी को हटा दिया मंत्री से, फिर वो के भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, 30,000 का कंसेंट्रेटर, 1 लाख चुनाव से ये सारा वो हुआ। तो ये विधायकों को लगता है ना कि चुनाव तो जीतना पड़ेगा, जनता में जाना पड़ेगा, इन आचरणों से कैसे जीतेंगे। तो वो अपने गुण सुधारेंगे कर्म। तो वो हो सकता है कि भाजपा की अच्छी चल रही सरकार को मजबूत करे केंद्र में। माननीय मोदी जी ने पूरे दुनिया में भाजपा तो उससे भी नहीं चले। आप कह रहे हैं कि यहाँ उनका भला होने वाला नहीं, तो किस तरह का भला होगा बीजेपी के साथ रहने से? मैं कह रहा हूँ उनको ये लगेगा। तो अगर उनको लगता है कि हमने तो 2 जो जिसको वोट दिया है उससे मोदी जी की सरकार मजबूत हुई है, तो वो जो नीचे वोटर है वो कुछ रेस्ट में आ सकता है, खुश हो सकता है। नहीं तो तुमने इसको सरकार को समर्थन दिया, तुम जैसलमेर में दही बड़े खाते रहे, तुमने क्या करा और उस सरकार ने क्या किया? ये जो अपने बहू बेटियों के ट्रांसफर कर रहे हैं, आरएस बना रहे हैं, किन लोगों के साथ खड़ा था तू? ये उनको एक चांस हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा। और मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के आदमी को तोड़ के नहीं लाना है ना उनको। वो तो निर्दलीय इतने सारे हैं, आप देख रहे हैं। क्यों सुरेश टाक जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं अब निर्दलीय हो गए, उनके बाहर पुलिस क्यों लगी हुई है? ये जस्टिफाइड कह रहे हैं कि वहां मिले थे इसलिए उन्होंने कहा मेरी को सुरक्षा का खतरा है। ऐसा नहीं है।
इसलिए है कि वो उनसे मिल लिए, अब कहीं नहीं जाए तो वहां 5 पुलिस वाले बैठा दिए। तो ये जो डेमोक्रेसी में नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा मनीष जी कि अगर बीजेपी के विधायक भी चाहें कि हमें किसी से भी खतरा है तो इस दरमियान मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, वो कहें हमसे, हम सुरक्षा देंगे उनको। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कागज पे लिख के दिखा दे ये सुरेश जी टाक कि साहब हमको खतरा था, ये ले जा सकते हैं, तो मेरे को पुलिस सुरक्षा दो। कागज में लिख के दिया है क्या उन्होंने? ये तो उसके ऊपर बेचारे बैठा दिया ले जाके कि तू कहीं भी जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे। हमारी तो सरकार, ये सरकार का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि अगर विधायक मौखिक रूप से आपकी पार्टी के भी कहेंगे तो सुरक्षा दे सकते हैं। सबको मालूम है क्यों हो रहा है, वो इसलिए कि ये सुरेश जी कांग्रेस पार्टी के जो है वो टाक वो नहीं है, वो भाजपा के थे और निर्दलीय जीत गए, अब वो उधर समर्थन देंगे तो आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस। और भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ऐसा हो चुका है। ये जो चंद्रा साहब हैं, इनके पहले चुनाव जीते हुए हैं, तो अब ये फिर कहानी दोहराई जाएगी। तो निश्चित तौर पर 2-2 जीतने वाले हैं कांग्रेस बीजेपी के, तो इसलिए उन्होंने ये आपको लग रहा है कि जीतेंगे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो शख्सियत है वो जीतती है हमेशा, तो अब इस बार भी जीतेगी, ये मान ही गए हैं। जी चलिए, मैं दर्शक के पास में जाना चाहूंगा। दर्शक, ये तो तय माना जा सकता है कि ये चौसर जो है वो जम चुकी है और शहमात का खेल भी चलेगा, कोई संदेह नहीं है। इधर सियासी जादूगर और उधर भी रणनीतिकार हैं। अब देखना होगा कि 10 तारीख को क्या रोचक मुकाबला होता है, उसका रिजल्ट का इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक एक वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। अभी जैसे हम लोग भी जानते हैं और बीच बीच में चर्चाएं भी आती हैं कि काफी कुछ इधर उधर होने के कुछ कयास भी लगाए जा रहे हैं, किसी भी तरह का किसी पर प्रेशर बनाया जा सकता है। एक राज्य सरकार के पास में स्टेट एजेंसी है, उनका सदुपयोग कर सकती है, दूसरी पार्टी के पास में यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी जो है वो उनका सदुपयोग कर सकती है। हम सदुपयोग इस वजह से कह रहे हैं कि जनता को भरोसा है कि शायद सही सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन राजनीतिक दल इसे कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। खैर एनीवे जो भी है, लेकिन फिलहाल तो बस यहां से रवाना हो चुके हैं और जो 13 से 15 तारीख तक कैंपेन या शिविर जो चला उनका, उसी के अंदर विधायकों की बाड़ेबंदी रहेगी। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती, या फिर हर बार की तरह ये माना जा सकता है कि चले विधायकों को एक जगह रखा जाना चाहिए और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और कोई खतरा भी नहीं रहेगा? क्या माने इसे हम? देखिए, प्रशिक्षण का नाम देना तो भले कोई भी पार्टी दे दे, लेकिन इसको बाड़ेबंदी ही कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अभी मनीष जी की बात को कोट करूंगा कि बीजेपी प्रशिक्षण देती है या कहा जाता है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब चुनाव होते हैं, जो टीचर्स को एक प्रशिक्षण दिया जाता है 1 दिन का होता है, वो चुनाव कंडक्ट कराते हैं, दिन 1 का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, पूरा चुनाव निपटा देते हैं। आपको एक वोट करना है, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसका 5 दिन का या 10 दिन का, ये प्रशिक्षण नहीं होता, बाड़ेबंदी होता। दूसरे में एक बड़ी बात कही कि बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को निर्दलीय बनाया। इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे, उससे पहले बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे थे कि सुभाष चंद्रा बीजेपी से फॉर्म भर रहे हैं या भरेंगे, लेकिन उस वक्त एक नई चीज निकल कर आई, सियासी हलकों में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान की इकाई ने, बड़े नेताओं ने बात की हनुमान बेनीवाल से। हनुमान बेनीवाल ने क्लियर किया कि अगर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगा तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तब आनंद फानंद में इन्होंने सुभाष चंद्रा जी को निर्दलीय बनाया। इस तरह की चर्चा है। हालांकि बीजेपी के बड़े लीडर्स का ये बयान था, कोर्ट है, बाकायदा मीडिया में चला है कि बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट होगा, लेकिन इसके बाद ये कैंडिडेट बदला गया, यानी कि उसका नामकरण कह सकते हैं कि पहले बीजेपी से वो प्रत्याशी थे, उसके बाद समर्थित प्रत्याशी हो गए। अब दूसरी बात बाड़ेबंदी की करें, बाड़ेबंदी में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इस बार डर है कि 126 का जो आंकड़ा, 126 का आंकड़ा, पिछली बार जो राज्यसभा की सीट थी 126 वोट कांग्रेस के खाते में पड़े थे। कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 का आंकड़ा चाहिए, 3 वोट ज्यादा थे, लेकिन इन सब के बावजूद 3 से 4 लोग ऐसे हैं उन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी शंका संदेह है, और इसी के चलते ये बाड़ेबंदी की गई। भले ही वो सुरेश टाक हो, ओम प्रकाश हुड्डा हो, सुखवीर सिंह जोजावर हो, रमीला खड़िया हो, ये ऐसे कई नाम हैं जिन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये शंका है कि ये आदमी अगर निकल के जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं संकट कांग्रेस पे आएगा। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इसको
नाम बाड़ेबंदी देना कोई बड़ी बात नहीं है, बाड़ेबंदी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे विधायक भी कहते हैं, ये बीजेपी के भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास फोन कॉल आएंगे, फोन कॉल के जरिए डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। इस तरह के जब चुनाव होते हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी पार्टी वहां होती है जो लीड भी होती है। इस वक्त कांग्रेस लीड में जरूर है, और जीतेगी हारेगी का अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त लीड पे है। कांग्रेस के 13 पिछली बार जो विधायक निर्दलीय थे वो कांग्रेस के साथ थे, बीटीपी के 2 विधायक उनके साथ थे, भाजपा के 2 विधायक साथ थे, आरएलडी के विधायक साथ थे, कुल मिलाकर 100 आंकड़ा 26 का था। अब कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि 1.5 साल का वक्त बचा है, 1.5 साल से पहले अगर एक सीट लूज करती है कांग्रेस तो इसका असर राज्यसभा में पड़ेगा। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से ये बाड़ेबंदी की गई है। तमाम विधायकों को उदयपुर पहुंचाया जा रहा है बसों के जरिए, बाकायदा कई मंत्री जो गाड़ी लेके जा रहे हैं। जी चलिए मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में फिर। ये बात सही है कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब जब एंटर कर रहे थे असेंबली में, तब उन्होंने कहा था कि हमारे दूसरे कैंडिडेट सुभाष चंद्रा होंगे। खैर अभी इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम एक अलग बहस में चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे बाड़ेबंदी की बात है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि राजस्थान की सियासत में कौन सा रंग चढ़ रहा है कि हर चीज में बाड़ेबंदी। अगर आप प्रधान का चुनाव करा रहे हैं तो बाड़ेबंदी, जिला प्रमुख का चुनाव है तो बाड़ेबंदी, मेयर, सभापति, नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव कराने हैं तो बाड़ेबंदी। ये एक अजीब खेल हो रहा है। इसमें ऐसा लगता है कि आप ये बताइए कि कहीं किसी भी होटल में आप 5 दिन भी जाते हैं, वहां ठहराना होता है, खाना खिलाना होता है, कोई फोकट में ओबलाइज नहीं करता है। या तो अगर ओबलाइज जो कर भी रहा है तो उसका बड़ा काम करना होगा, जिसमें जायज काम के तो कोई रुकावट होती नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी गवर्नमेंट भी कहती थी और वर्तमान सरकार भी कहती थी। ऐसे कौन से गैर कानूनी कामों से उन्हें नवाजा जाता है फिर ये? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भरोसा नहीं बचा? पहले तो पार्टी कार्यालयों में या मुख्यमंत्री निवास या किसी बड़े नेता के यहाँ पे प्रशिक्षण हो जाते थे, आजकल ऐसा होटल क्यों तलाशा जाता है जिसमें स्विमिंग पूल हो और सारे सुख सुविधाएं हो? किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हमें वो परवाह भी करनी चाहिए। तो सही बात है। ऐसे तो अब वो कोई रहेंगे, खाना खाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो एक पैसा तो खर्च बड़ी होता बात ही नहीं है। वो तो खुद कोई, और सबसे अच्छा टेस्ट भी वही कि 5 सितारा होटल से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। नहीं, वो तो इसलिए कोई सुविधाजनक रहने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों करते हैं, ये तो बता सकते हैं जो तय करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इतनी बड़ी बात है नहीं कोई ये। मान लो आप समझे कि 2-5 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो वो तो हमारे हर 5 लाख कार्यक्रम से में काम चलता ही नहीं है, नहीं चलता। मनीष जी, आप बहुत अच्छे से जानते बता रहा हूँ। हैं। जैसे अभी बड़े बड़े कार्यक्रम हम करते हैं, अभी माननीय जो भी आते हैं और वहाँ पे बड़ी सभाएं होती है, उनमें खर्चा होता ही है। तो ये भी एक प्रकल्प या कार्यक्रम आप मानेंगे तो खर्च होगा। और राजनीति में ये तो बात सही है कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो मदद करते हैं, और ये दोस्त भी होते हैं, मित्र भी हैं, तो वो कोई किसी मेरी चिंता मनीष पारिक साहब, सकते हैं। मेरी चिंता उस बात को लेकर के है कि अरुण शर्मा जी, मनीष पारिक जी, 2 पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के नेता बैठे हुए। मुझे फिक्र आप लोगों की है कि मध्यम वर्ग से आप लोग आते हैं, ये 5 स्टार कल्चर आप लोगों का नहीं है। ऐसे में क्या एक आम कार्यकर्ता हिम्मत जुटा पाएगा? या उसके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए, सोने का कड़ा हाथ में होना चाहिए, 10-20 हजार के शूज उसके होने चाहिए? कहां जा रहे हैं हम लोग? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये भविष्य की चिंता करनी चाहिए। आज तो आप लोग बहस में वकालत करते हैं पार्टियों की, लेकिन आज नहीं तो कल देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है। और आप ये तय मान के चलिए कि जब खर्चा इतना होता है तो कहीं न कहीं से तो निकाला जाएगा, और वो किसके माथे पड़ेगा? किसी न किसी के पड़ेगा। तो ये एक फिक्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जीतेंगे 2 सीट या ये 3 सीट जीतेंगे, उसके बाद में दी एंड। लेकिन ये जो कुछ हम जिस पड़ाव की ओर जा रहे हैं, मुझे लगता है एक भविष्य की चिंता होनी चाहिए। कभी इस पे चिंतन होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसी क्या फता रही है? मनीष जी, कभी सोचा जाता है? क्योंकि आप जैसे मैंने आपको कहा कि भाजपा में तो आजीवन सहयोग निधि का प्रोसीजर है, सब कार्यकर्ता कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें मैंने कहा जैसे कि जो आपका बैठक होती है, कोई कार्यक्रम होता है, उसमें भोजन की व्यवस्था कोई करते ही है। अभी भी बैठक हुई तो सब में खर्चा होता ही है, लेकिन वो तो आपस में मिलजुट कर बांट कर खर्चा होता है। और जो भी कोई राजनीति कर रहे हैं तो खर्च तो करते ही हैं, इसलिए भी कि उनका प्रकल्प है, ये काम है। तो ये तो सरकार में जो कोई है यहाँ पे, वो आप वो सोच सकते हैं कि वो क्यों मदद कर रहे हैं, वो होटल किसकी है, वो बात है, वो आपका एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट हो सकता है। या लेकिन ये सही बात है कि पैसे का राजनीति में ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, ताकि आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सके। पर ये चुनाव नहीं है। मुझे चिंता देखिए मनीष पारिक साहब की है
कि मनीष पारिक साहब की चिंता होना लाजमी है। कल को राज्यसभा में जाएंगे या फिर मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो होगा क्या? ये तो हमारे एक परंपरा से बन चुकी है, जिसे मैं कुप्रथा कहूंगा। इसको रोका जाना चाहिए। अगर आपके वास्तव में भरोसे अगर आपके हैं और उनकी ईमानदारी और निष्ठा अगर उस पार्टी के अंदर है, उस नेता के प्रति है, तो उन्हें खुला छोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है तो ये लोकतंत्र का मजाक है जो सब पार्टियों ने कर रखा है। अरुण जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, वैसे तो ये राजनीति में जो गिरावट है वो लगातार और सतत है। अगर हम पिछले हमारे राजनेताओं को याद करें, बड़े बड़े नेता इस देश में हुए, बड़े विजन्स के साथ हुए, उनके सामने आज के नेता तो बोने हैं, उनका कोई कद ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पिछले 8-9 साल से आप सारा हिसाब, एक साल इनका भी जोड़ा है इन्होंने। कभी आप मत कहिएगा कि मोदी जी के कार्यकाल को ही कोट कर रहे हैं। नहीं, मतलब जो हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जानकारी आपको होगी कि 85% जो डोनेशन कॉरपोरेट हाउसेस देते हैं, अरुण जेटली जी एक बिल बना गए थे एक बॉन्ड के थ्रू, जिसमें उससे नाम तक नहीं पूछा जाता, उसका नाम भी उजागर नहीं होता है कभी भी देने वाले का। 85% भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। न केवल ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होना क्लेम करते हैं, जो काफी हद तक सही भी है, बड़ा देश है भारत। 7,500 नए ब्रांड न्यू ऑफिस पिछले 7 सालों में उग गए हैं हर जिले में। आपको मालूम होगा, पत्रकार हैं आप, सजग हैं। अभी भी नड्डा जी 13 जिलों में उनका उद्घाटन करके गए, ठीक एक से मॉडल के। दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय ऑफिस है, उसकी कीमतों के अलग अलग अंदाजे हैं। कोई 750 करोड़ बताता है, कोई उससे ज्यादा बताता है। मुझे नहीं पता आप वहां जा पाए हैं या नहीं अभी तक, पर जो जो पत्रकार भाई जिनको मैं जानता हूं वो गए हैं, वो किसी भी 7 स्टार से कम नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, हर बड़े चैनल का अलग केबिन है वहां परमानेंटली दिया हुआ। शानदार, मतलब मॉडर्नाइजेशन की हद है। और आप यहीं देख लीजिए कहां पीसीसी है, कहां भारतीय जनता पार्टी स्थित है, जबकि ये मोदी काल से पहले की है। पूरा ओवरऑल धन बल का इतना योग हो गया है। आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, और कैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सरकारें, जहां मणिपुर पिछली बार, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, 2 एमएलए थे बीजेपी के, सरकार इनकी थी। ये जो चलन चल गया है वो खतरनाक है, और इसमें इक्वल फील्ड पे लड़ाई हो ही नहीं पाएगी। बाड़ेबंदी पे मैं, छोटा सा समय कम है, मैं बाड़ेबंदी पे चाहूंगा। बाड़ेबंदी पे मैं दशरथ जो कह रहे थे अभी, बिल्कुल इसको सच मानता हूं। ये अब नाटक भी करना बंद कर देना चाहिए कि इसका नाम प्रशिक्षण शिविर है, इसका नाम योगाभ्यास है, ये सब मजाक है। घोड़ों का बाड़ा कहा जाए। हाँ, मतलब ये क्लियर कट बाड़ेबंदी है। लेकिन मेरी साथ में वो रिक्वेस्ट बदस्तूर है कि इसकी जड़ में जाना चाहिए। ये मजबूरी बाड़ेबंदी की जो अब छोटे लेवल पे भी आ गई है, प्रधान सरपंच सब में हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी जड़ में क्या है, कौन लोग हैं जो रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसकी जागरूकता राजनेताओं से तो पता नहीं मुझे कितनी उम्मीद है। पर जब तक जनता इस तरफ इशारा समझेगी नहीं कि ये हो क्या रहा है, वो वोट किसी को देते हैं, सरकार किसी और की बनती है, ये तमाशे बंद होने चाहिए, ऑब्जेक्शंस बिल्कुल आने चाहिए सब तरफ। अरुण जी, निश्चित रूप से ये सवाल जंटी के जेहन में इसलिए आया कि हम अक्सर जनता से बात करते हैं, कुछ लोगों का फीडबैक आता है। ये सवाल उसी जनता का है जो जानना चाहती है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि जिन लोगों को हम चुनकर के भेजते हैं उनको बाड़े में रहना पड़े। ये निष्ठा क्यों अपना दम तोड़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिसमें हम धन और भुजबल का सीधा रूप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है, और अगर इस पे चिंता अभी से नहीं होगी तो भविष्य के लिए हम एक ऐसी मुसीबत मोल लेंगे कि जिसमें एक शौक भी लग जाएगा लोगों का कि वोट हैं तो चलिए बाड़ेबंदी में, आप नहीं लेके जाएंगे तो आपकी मजबूरी होगी, अगर शादी कर रहे हैं बेटे की तो मेल तो आपको देनी पड़ेगी। अब वो स्थितियां बनती जाएंगी, जो मुझे लगता है भविष्य की चिंता है। आम एक मनीष पारिक जी ने बड़े उसके साथ में स्वीकार किया है कि ये वास्तव में एक आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, जो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए एक नजीर होनी चाहिए
कि ये कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। अब आप देख सकते हैं चेहरे, कोई आम कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं है। राज्यसभा चुनाव में कोई आम कार्यकर्ता, आम नेता किसी पार्टी का नहीं है। सब उनका अपना एक बड़ा कद है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धरातल पे आधार नहीं है, उन्हें राज्यसभा के शॉर्टकट से भेजा जाता है। तो मुझे लगता है कि चिंता होनी चाहिए। खैर, राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा है, लेकिन हमारी गुजारिश है कि ये धन बल का बेजा जो प्रयोग किया जा रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। बेशक राजनीतिक चश्मे से नहीं दिखता होगा, लेकिन आम राहगीर भी जानता है कि जब बसों के सरपट आगे से पायलट गाड़ियां चलती हैं तो समझ में आती है कि घोड़े कहां जा रहे हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग अगर इसी तरह से होती रहेगी तो बड़ी मुसीबत और मुश्किल हम ले रहे हैं। बात राजस्थान की नहीं है, सभी प्रदेशों की स्थिति है, इसे रोका जाना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।